बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सेल डिवीज़न की अगली टाइप को डिस्कस करना है और उस टाइप में उसका टाइटल है मियोसिस। तो सबसे पहले मियोसिस की डेफिनेशन है कि मियोसिस इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल्स। यानी जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स में होंगे उसका हाफ जो नए बनने वाले डॉटर सेल में होगा। तो इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ एक ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखेंगे जो मियोसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है। डिप्लॉयड सेल पहला पॉइंट। और एनिमल में मियोसिस का प्रोसेस उस वक्त होता है जब एनिमल में गैमेट्स बन रहे होते हैं, स्पर्म और एग बन रहे हैं। लेकिन प्लांट में जो मियोसिस का प्रोसेस है वो स्पोर फॉर्मेशन के वक्त होता है, क्योंकि हमने प्लांट के बारे में कहा था कि प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रही होती है और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनती है। तो स्पोरोफाइट जब स्पोर बनाती है वो मियोसिस से बनाती है। लेकिन यहाँ याद रखेंगे जो प्लांट है वो जब गैमेट्स बनाएंगे वो माइटोसिस से बनेंगे। प्लांट में गैमेट माइटोसिस से, हाँ प्लांट में एक जगह मियोसिस होती है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ये ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हैप्लॉइड बनते क्यों हैं? हैप्लॉइड में यानी डिप्लॉयड सेल जब डिवाइड करेगा तो बनने वाले सेल क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। यानी जितने पेरेंट सेल हमेशा डिप्लॉयड होगा और जब मियोसिस कंप्लीट होगी तो उससे बनने वाले सेल हैप्लॉइड होंगे। यानी डिप्लॉयड के मुकाबले में हैप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं। अब सवाल ये है कि हैप्लॉइड क्यों बने हैं? डिप्लॉयड से हैप्लॉइड क्यों बने? हालांकि माइटोसिस में अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड सेल ही बनेगा। तो उसकी रीज़न आप लोग समझें। सबसे पहले सपोज मैं कहता हूँ कि एक सेल है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद है 2। और ये बात हमने डिस्कस की थी कि जब इंटरफेज़, क्योंकि सेल डिवीजन की 2 फेजेज़ है ना, पहले इंटरफेज़ होती है फिर माइटोटिक फेज़ होती है। माइटोटिक फेज़ में जब सेल डिवाइड करते हैं तो 2 तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं, एक मियोसिस से डिवाइड कर सकता है, एक माइटोसिस से डिवाइड कर सकता है। तो सपोज मैं कहता हूँ ये सेल है, इसने डिवाइड करना है तो ये पहले इंटरफेज़ से गुजरेगा और इंटरफेज़ में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल हो जाते हैं। जैसे इसमें 2 ये हमारा पेरेंट सेल है, इसको मैं कह देता हूँ ये पेरेंट सेल है। जब ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने से पहले जब ये इंटरफेस से गुजर रहा होता है तो ये डुप्लीकेट करता है कि ये जो 2 क्रोमोसोम हैं ये अपनी कॉपी बना लेते हैं। उसके बाद ये वाला सेल जब डिवाइड करता है तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। तो अगर हम देखें जो बनने वाले सेल्स हैं तो बनने वाले सेल्स और पेरेंट सेल में एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, तो इसका मतलब है ये जो डिवीज़न है ये माइटोसिस की है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जब डुप्लीकेट करते हैं एक दफ़ा और सेल डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। लेकिन ये वाला सेल, इससे पहले माइटोसिस में और मियोसिस में यहाँ फ़र्क आएगा कि माइटोसिस में ये वाला सेल दोबारा डुप्लीकेट करके फिर डिवाइड करेगा। लेकिन माइटोसिस में क्या हुआ कि डुप्लीकेशन एक दफ़ा होगी लेकिन जो डिवीजन है वो 2 दफ़ा होगी। यानी ये वाला सेल इससे पहले कि डुप्लीकेट करता ये 2 सेल में डिवाइड करेगा और इसमें भी एक क्रोमोसोम आ जाएगा, इसमें भी एक क्रोमोसोम। इसकी बात करें तो इसमें भी एक क्रोमोसोम आ जाएगा, इसमें भी एक क्रोमोसोम। हुआ क्या है कि डुप्लीकेशन एक दफ़ा हुई और डिवीजन 2 दफ़ा हुई। तो इस वजह से जो बनने वाले सेल्स हैं, ये डॉटर सेल का हम इस पेरेंट सेल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो डॉटर सेल में 1 क्रोमोसोम है और पेरेंट सेल में 2। तो हमेशा अगर पेरेंट और डॉटर में हाफ क्रोमोसोम का फ़र्क हो तो इसको हम कहते हैं ये मियोसिस है। माइटोसिस में क्या होगा कि डुप्लीकेशन होगी, डिवाइड हो जाएंगे, फिर डुप्लीकेशन होगी, फिर डिवाइड। यानी माइटोसिस में क्या होता है कि यहाँ दोबारा डुप्लीकेशन के बाद ये दोबारा 2 में डिवाइड करता, फिर ये डुप्लीकेशन के बाद ये 2 में डिवाइड करता ऐसे। लेकिन मियोसिस में एक दफ़ा डुप्लीकेशन हुई, 2 दफ़ा सेल डिवीजन हुई। इस वजह से जो बनने वाले सेल हैं वो पेरेंट के लिहाज से हाफ क्रोमोसोम रखेंगे। तो ये लिखा है कि इन्वॉल्व 2 कंसेक्टिव सेल डिवीजन, कि इसमें 2 सेल डिवीजन इकट्ठी होंगी आफ्टर 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। एक दफ़ा डुप्लीकेशन होगी, 2 दफ़ा डिवीजन होगी। इस वजह से जो बनने वाले सेल्स बनते हैं वो आमतौर पर हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव कि डिप्लॉयड सेल में मियोसिस हैप्लॉइड में कभी नहीं होती, जो माइटोसिस है वो हैप्लॉइड में भी हो सकती है, वो डिप्लॉयड में भी हो सकती। लेकिन हमारे पास जो मियोसिस वो सिर्फ डिप्लॉयड में होगी। माइटोसिस में क्या होता है डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनेगा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड सेल बनेगा। अब जो हमारे पास 2 दफ़ा डिवीजन हुई है तो दोनों को हम डिवाइड करते हैं। एक पहली जो सेल डिवीजन होती है इसको मियोसिस 1 कहा जाता है और दूसरी सेल डिवीजन को मियोसिस 2 कहा जाता है। अच्छा, मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है और मियोसिस 2 को माइटोसिस भी कहा जाता है। इसकी क्या लॉजिक है ये फिर हम जब प्रोसेस को डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल से डिस्कस करें। तो मियोसिस 1 इज़ ए रिडक्शन फेज, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस 1 में हाफ होते हैं और मियोसिस 2 में
नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, वो जस्ट लाइक ए माइटोसिस है। इसकी लॉजिक डिटेल हम बाद में डिस्कस करें। अच्छा, सबसे पहले अपना जो मैकेनिज़्म है, प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को जहन में होनी चाहिए। पहली टर्म है होमोलोगस क्रोमोसोम। से क्या मुराद है? क्रोमोसोम्स होमोलोगस, आमतौर पे हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं, और पेयर का जो एक मेंबर है वो एक पेरेंट की तरफ से आता है यानी मदर की तरफ से आता है, और जो दूसरा मेंबर है वो दूसरे पेरेंट की तरफ से आता है यानी फादर की तरफ से आएगा, और एक मेंबर मदर की तरफ से आएगा। तो ये जो पेयर के दोनों मेंबर हैं ये एक दूसरे के लिहाज से होमोलोगस होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, कि ऐसे क्रोमोसोम जो सिमिलर तो हों लेकिन आइडेंटिकल ना हो, उसको हम कहते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब है? ये इसी तरह जिस तरह दो इंसान हैं, एक शख्स ये और दूसरा शख्स, ऐसे ये मैं दो शख्स हैं, तो ये एक दूसरे के लिहाज से सिमिलर हैं बट नॉट आइडेंटिकल। कैसे? कि अगर देखा जाए कि इसकी भी दो आंखें हैं, इसकी भी दो आंखें, तो सिमिलर तो होगी। इसकी आंखें जिस लोकेशन में है उसी लोकेशन में इसकी आंखें हैं, इसका नाक जिस लोकेशन में है उसका नाक भी इसी लोकेशन में है, इसकी दो टांगें हैं, इसकी भी दो टांगें, जिस लोकेशन में इसकी दो टांगें उसी लोकेशन में इसकी दो टांगें हैं। तो ये कितनी सारी सिमिलैरिटीज़ हो गई। हाँ, आइडेंटिकल इस वजह से नहीं हो सकते इसकी आंखें छोटी हों, इसकी आंखें बड़ी हों, इसकी टांगें छोटी हों, इसकी टांगें बड़ी हों। तो ये आप कह सकते हैं ये होगा कि जितने भी पार्ट्स की लोकेशन है वो सेम है। जिस तरह मेरी दो आंखें जिस जगह लोकेटेड हैं, आप लोगों की भी उस जगह आंखें लोकेटेड हैं, कान उसी जगह लोकेटेड हैं, नाक उसी जगह लोकेटेड है, हाथ की 5 उंगलियां हैं, उनकी लोकेशन भी सेम है। तो लोकेशन ऑफ पार्ट्स के लिहाज से पार्ट्स भी एक जैसे हैं और लोकेशन भी एक जैसी है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता है कि पार्ट्स छोटे बड़े, फंक्शन कम ज़्यादा में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पार्ट्स की तादाद और आप कह सकते हैं उनकी लोकेशन सारे इंसानों में क्या रहती है? सिमिलर रहती है। आइडेंटिकल उस वक्त होते हैं कि हू बहू दोनों की आंखें एक जैसी होती, दोनों की टांगें हू बहू एक जैसी होती, दोनों के बाल हू बहू एक जैसे होते, दोनों के कान हू बहू एक जैसे होते। सिमिलर कि ये एक जैसे तो हैं लोकेशन ऑफ पार्ट्स के लिहाज से, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं ये फ़र्क, इनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा कि पार्ट्स किसी के छोटे होंगे, किसी के बड़े होंगे, किसी के खूबसूरत होंगे, किसी के बदसूरत होंगे। तो इन द सेम सेंस अगर हम एक पेयर के दोनों मेंबर, सपोज मैं कहता हूँ कि ये फादर की तरफ से आया और ये मदर की तरफ से आया है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये पेयर की शक्ल में, क्योंकि हम कहते हैं ना इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं लेकिन 23 पेयर की शक्ल में। तो पेयर के एक मेंबर एक पेरेंट की तरफ से आ रहे होते हैं, दूसरा मेंबर, तो पेयर के दोनों मेंबर आमतौर पे एक दूसरे के लिहाज से होमोलोगस होते हैं। कैसे? सपोज मैं कहता हूँ कि जिस लोकेशन में यहाँ जीन जो मौजूद होगा, सपोज मैं कहता हूँ कि ये जीन है कलर ऑफ आई का, तो उसी लोकेशन में जीन यहाँ मौजूद होगा वही वाला कलर ऑफ आई का। तो ये तो हो गया सिमिलर, जीन भी सिमिलर है, लोकेशन भी सिमिलर है। इसी तरह सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ एक जीन मौजूद है कलर ऑफ स्किन का, इसी लोकेशन में जीन मौजूद है दूसरे क्रोमोसोम पे जो फादर की तरफ से आए कलर ऑफ स्किन का, तो ये भी सिमिलर हो गया, जीन भी वही है और लोकेशन भी वही। फ़र्क क्या है? नॉट आइडेंटिकल का क्या मतलब है? हाँ, जीन के करैक्टर में फ़र्क हो सकता है कि हो सकता है ये ब्लैक आई का जीन हो, ये ब्राउन आई का जीन हो सकता है ये ब्लैक स्किन का जीन हो, ये आप कह सकते हैं वाइट स्किन का जीन हो। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका साइज़ एक जैसा हो, लोकेशन जीन्स एक जैसे हों, लोकेशन ऑफ जीन्स एक जैसी हों, तो वो हम क्या कहते हैं कि ये होमोलोगस। हाँ, जीन की जो आगे करैक्टरिस्टिक को स्पेसिफिकेशन करना है उसमें फ़र्क हो सकता है, एक किसी और करैक्टर को स्पेसिफाई कर रहा होता है, एक उसी करैक्टर में दूसरी वैरायटी को, करैक्टर वही होगा, सिर्फ वैरायटी का फ़र्क होगा, जीनोटाइप का, यानी आप कह सकते हैं फिनोटाइप का फ़र्क होगा। तो इनको हम कहते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो ऐसे क्रोमोसोम जो आइडेंटिकल नहीं होते लेकिन सिमिलर होते हैं, तो सिमिलर लोकेशन ऑफ जीन्स और जीन्स की तादाद कितनी है, कौन कौन से जीन्स, दोनों में एक जैसे होते हैं। हाँ, जीन्स की वजह से जो करैक्टर बने हैं उनमें वैरायटी होती है, करैक्टर एक ही बनता है, वैरायटी डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, उसके बाद कुछ और टर्म्स आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले डिप्लॉइड सेल किसको कहते हैं और हैप्लॉइड सेल किसको कहते हैं? डिप्लॉइड सेल आमतौर पे वो सेल होते हैं जिसमें हर क्रोमोसोम के पेयर्स होंगे, यानी ये क्रोमोसोम भी पेयर की शक्ल में, ये क्रोमोसोम भी पेयर की शक्ल में, ये क्रोमोसोम भी पेयर की शक्ल में। और हैप्लॉइड सेल वो होगा जिसमें क्रोमोसोम
पेयर का एक मेंबर होगा। जैसे मैं कहता हूँ ये 3 पेयर हैं, तो तीनों की अगर पेयर की शक्ल में तो वो डिप्लॉयड सेल में होंगे, अगर हैप्लॉयड हो हर पेयर का एक एक मेंबर होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं डिप्लॉयड में डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होती है, और हैप्लॉयड में डिप्लॉयड के लिहाज से हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट में कन्फ्यूजन हो रही होती है वो किस में होती है? आम तौर पे सपोज मैं एक क्रोमोसोम यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ये एक क्रोमोसोम है, उसके बाद ये उसका पार्टनर है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हमने ड्रा कर दिए। ये एक क्रोमोसोम्स है, लेकिन जब ये इंटरफेस से गुजरेगा तो ये वाला क्रोमोसोम भी अपनी कॉपी बनाएगा, ये वाला क्रोमोसोम भी अपनी कॉपी बनाएगा। अब होता क्या है कि ये हमारे पास, अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, इसको हम कहेंगे ये क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन जो कॉपी बनी है, कॉपी के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटिड्स। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पेज है, उस पर 1 लिखा हुआ है, इसको हम पेज 1 कहते हैं। दूसरा पेज, इस पे भी वही सेम 1 है, तो ये दोनों पेज 1 हैं, लेकिन ये एक पेज की 2 कॉपीज़ हैं। एक पेज की है दोनों 1-1, लेकिन एक 1 पेज की कितनी कॉपीज़ हैं? 2। तो इसी तरह ये भी क्रोमोसोम 1 है जो सपोज फीमेल की तरफ आया है, और ये भी क्रोमोसोम 1 ही है जो फीमेल वाला। फ़र्क क्या है कि ये दोनों कॉपी की शक्ल में मौजूद है। तो ये हमेशा याद रखें, क्रोमोसोम की जो शेप होती है वो इस तरह भी हो सकती है, वो इस तरह भी हो सकती है। अगर ये हो, जैसे अगर ये पेज हो, इसको हम कहेंगे ये पेज नंबर 1 है और इसकी एक कॉपी है, और अगर दोनों हो तो हम कहेंगे ये दोनों पेज नंबर 1 है लेकिन 2 कॉपी हैं। तो इसी तरह अगर एक हो तो इसको एक कॉपी भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, क्रोमेटिड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको एक क्रोमोसोम कहेंगे, 2 क्रोमेटिड्स कहेंगे। तो जब भी हमेशा मियोसिस स्टार्ट होती है वो हर क्रोमोसोम इस शक्ल में पाया जाता है कि ये भी डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर होता है, और ये वाला ये किसकी तरफ से आया? फादर की तरफ से। ये किसकी तरफ से आया? मदर की तरफ से। तो फादर वाले ने भी अपनी कॉपी बनाई होती है और मदर वाले ने भी अपनी कॉपी बनाई होती है। अब सेल की अंदर जब यानी कोई MCQs आ जाए तो उसमें जब सेल की शेप आप देखें तो उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सेल किस शक्ल का है। तो सपोज मैं कहता हूँ कि अगर सेल में इस तरह है तो आप कहेंगे ये सेल डिप्लॉयड है। अगर सपोज एक सेल में उन्होंने एक क्रोमोसोम ड्रा कर रखा हो तो ये सेल क्या है? हैप्लॉयड है। अगर ये शेप हो तो ये सेल डिप्लॉयड होगा, लेकिन हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड होंगे? 2 क्रोमेटिड होंगे। यानी अगर आप कह सकते हैं सेल इस शक्ल का हो तो इसमें क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम एक एक क्रोमेटिड की शक्ल में, लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड है? 2-2। इसी तरह अगर हैप्लॉयड हो तो इस तरह, लेकिन अगर ये सेल इस तरह हो तो हम क्या कहेंगे कि इस सेल के पास एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड हैं। इस सेल के पास 2 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमेटिड हैं। इस सेल के पास 2 क्रोमोसोम है और 2 क्रोमेटिड हैं, और इस सेल के पास 1 क्रोमोसोम है और 1 क्रोमेटिड है। तो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी। यानी ये वाले डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये वाले हैप्लॉयड सेल हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें 2 क्रोमोसोम, लेकिन हर क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमेटिड है, यानी एक क्रोमोसोम है वो एक ही कॉपी है। लेकिन जब इंटरफेस में आता है तो हर क्रोमोसोम अपनी अपनी कॉपी बनाते हैं। तो ये 2 क्रोमोसोम रखता है और 4 क्रोमेटिड्स रखेगा। हैप्लॉयड में 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमेटिड, और इसमें क्या होगा कि 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड। तो ये आप मुख्तलिफ सेल की जो शेप्स हैं ये आप लोग इनको अच्छी तरह याद रखेंगे, क्योंकि जब हम मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस डिस्कस करते हैं तो सेल किस फेज़ में है, कि वो डिप्लॉयड है, वो हैप्लॉयड है, उसके क्रोमेटिड्स की तादाद कितनी है, तो ये भी आमतौर पे MCQs में पूछ लिया जाता है। तो दोबारा मैं रिवाइज़ कर दूं कि अगर सेल इस तरह का है तो इसमें 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, लेकिन अगर वो डुप्लीकेटेड होगा तो 2 क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, 4 क्रोमेटिड कहलाएंगे। इसी तरह अगर इस तरह की शेप आए, ये सिर्फ हम एक क्रोमोसोम के पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज
23 है, तो हम 23 को इस तरह 1 बाई 1 ड्रा करेंगे। तो 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमेटिड और 1 क्रोमोसोम और 2 क्रोमेटिड्स। मियोसिस माइटोसिस से जो डिफ़र करती है, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जब हमेशा सेल मियोसिस में डिवाइड करना शुरू करता है वो इस शक्ल में होता है, यानी हर क्रोमोसोम का पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर की शक्ल में होगा, यानी होमोलोगस होंगे, पेयर लाजमी होगा, और हर स्ट्रक्चर डुप्लीकेटेड होगा। ये दो डिफरेंस है। जो माइटोसिस है, मियोसिस है, उसमें आप कह सकते हैं कि जो अब ये डिप्लॉइड भी हो सकता है और हैप्लॉइड भी हो सकता है माइटोसिस में, लेकिन हमेशा मियोसिस में डिप्लॉइड होगा, डुप्लीकेटेड होगा। माइटोसिस जब स्टार्ट होती है डुप्लीकेटेड तो होंगे, लेकिन वो डुप्लीकेटेड हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, वो डुप्लीकेटेड डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। लेकिन जो मियोसिस है वो में डिप्लॉइड भी होगा और डुप्लीकेटेड भी होगा, यानी ये क्रोमोसोम डिप्लॉइड भी है और हर क्रोमोसोम के पास कितने कितने क्रोमेटिड हैं? 2 क्रोमेटिड हैं। अब ये 2 क्रोमोसोम आते कहाँ से? एक फीमेल की तरफ से आता है, दूसरा मेल गैमेट लेके आते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मियोसिस है इसमें आमतौर पे G2 फेज़ नहीं होती। तो इस का ये डिफरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा बारहा शार्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। उसके बाद जब हम कार्डियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस कि मियोसिस में जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो इसमें चूँकि हम 2 सेल डिवीजन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की बात करते हैं, तो इस वजह से पहले हम मियोसिस 1 की बात करेंगे, फिर मियोसिस 2 की बात। तो मियोसिस 1 के अंदर जो फेजेज़ हैं, इसके नाम लिख दिए, अगले लेक्चर में हम फिर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये वही 4 स्टेजेस हैं जो माइटोसिस में भी थी, लेकिन सबके साथ 1-1 क्यों लगाया गया? क्योंकि हम ये मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है और इसको मज़ीद अपने फ़ायदे के लिए छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया गया। इसी तरह मेटाफेज़ 1 है, एनाफेज़ 1 है, टेलोफेज़ 1 है। तो ये सारी उस स्टेजेस हैं जिसको हम अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कौन सा सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और उसमें क्रोमेटिड्स की तादाद क्या है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो सेल की शेप कैसी होनी चाहिए, उसमें क्रोमोसोम्स की जो पैटर्न है या उनकी तादाद है वो कैसी होनी चाहिए, ये हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये सिर्फ ज़्यादातर फोकस हमने सेल के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स की नेचर्स हैं कि वो डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, उसको डिस्कस किया है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे फिर थोड़ा सा समझाना मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।